भाग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से नागरिकता के लिए हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजन किया गया और नागरिकता के संदर्भ में संविधान, देश का कानून, देश की व्यवस्था। नागरिकता एक ऐसी विषय वस्तु है जिस विषय वस्तु को लेकर के पूरे देश में एक समता का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। सबके लिए एक जैसी नागरिकता, दोहरी नागरिकता भारत में नहीं रखी गई है। भारत में इकहरी नागरिकता है और नागरिकता का पेरीमीटर सबसे बड़ी चीज है कि वो इक्वलिटी क्रिएट करे और उसमें हमारा संविधान, हमारी व्यवस्था सफल रही है। पूरे देश के अंदर सभी व्यक्तियों के बीच में एक जैसी नागरिकता। और नागरिकता का मतलब क्या है? तो नागरिकता हमें राज्य से जोड़ती है। जब मैं ऐसे राज्य बोलता हूं तो आप इसको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ना समझे। राज्य का मतलब यहाँ राष्ट्र से है। तो ये राज्य से हमको कनेक्ट करता है, यानी कि एक राज्य के प्रति हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग को जन्म देता है, वो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है। भारतीय संविधान में वर्णित आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के जो 11 तक का आर्टिकल है वो है नागरिकता से संबंधित। ये सिटीजनशिप की बात करता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये सारे आर्टिकल नागरिकता से संबंधित हैं। आज की डेट में आप क्लास के अंदर इन सारे आर्टिकल्स को विस्तार से समझेंगे और कोशिश करिएगा कि आपके बाद इसको आपको भूलना नहीं है। ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये आज ही आपको बिल्कुल कंप्लीटली याद हो जाएंगे, 5 से लेकर के और 11 तक। तो सबसे पहले इसके अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें, क्या इंट्रोडक्शन है नागरिकता के बारे में, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? तो अभी वो बात मैंने आपके सामने रिपीट की थी कि ये वो कानूनी संबंध है। किसका? हमारा और राज्य के बीच का। हमारे और राज्य के बीच में ये एक लीगल रिलेशनशिप है, कानूनी संबंध है जो किसी व्यक्ति को किसी राज्य से जोड़ता है, जिससे वो राज्य का सदस्य और उत्तरदायी नागरिक बनता है तथा राजनैतिक और नागरिक अधिकारों का वो लाभ ले सकता है। जैसे अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो सबसे पहली शर्त क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी बड़ा पद जो देश का पद है, संवैधानिक पद है, यानी कि ये नागरिक अधिकारों में शामिल होता है। अब वो चाहे राजनैतिक रूप से हो चाहे अन्य रूप से हो, इस तरीके की परिभाषा के साथ आप नागरिकता को कनेक्ट करेंगे। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 का हिस्सा है। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 के अंदर नागरिकता का प्रावधान किया गया है। क्या बोलेंगे नागरिकता की परिभाषा में, चाहे वो आपसे लिखने में पूछा जाए या फिर इंटरव्यू में पूछा जाए, तो आप कहेंगे 4 बातें आपको बोलनी है कि एक कानूनी संबंध है। जो नागरिकता है वो एक कानूनी संबंध है। दूसरी बात आपको बोलना है कि ये किसी व्यक्ति को राज्य से कनेक्ट करता है। तीसरी बात है कि जो राज्य का सदस्य और एक उत्तरदायी नागरिक, ये उस राज्य का सदस्य उत्तरदायी नागरिक बनाती है ये नागरिकता। और चौथी बात कहना है कि राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का लाभ लेने के लिए वो व्यक्ति, वो समाज कनेक्ट हो पाता है। अब अगर अनुच्छेद की विवेचना की जाए तो पहला जो अनुच्छेद 5 नंबर है आपके सामने आ चुका है, आर्टिकल नंबर 5। ये कहता है कि संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता का अधिकार। जब संविधान प्रारंभ हुआ और आप यहाँ थे तो आप नागरिक हो गए ऑटोमेटिक, और ये आपका अधिकार है, ये आपका राइट है। संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता का अधिकार। यह अनुच्छेद ये तय करता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते समय कौन कौन भारत का नागरिक माना जाएगा। कौन कौन? वो सब व्यक्ति नागरिक होंगे जो
पहला, भारत में जन्मा हो, जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो। या तो पहला ऑप्शन होना चाहिए भारत में जन्मा हो, या जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या जो कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। जिस समय 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ उस दिन ये 3 शर्तें अगर हैं तो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। भारत में जन्मा हो, तो उस समय जितने लोग भारत में थे, या कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहे हों, या जिसके माता पिता भारत में जन्मे हों, भले उसका जन्म बाहर हुआ हो। तो ये नागरिकता की बेसिक कंडीशंस थी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ। इसमें भारतीय मूल के प्रवासी व्यक्तियों को भी, जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति बाहर है और उसके माता पिता भारत में जन्मे हैं तो उसे भी भारत का नागरिक माना गया। जो भारतीय मूल के प्रवासी व्यक्ति थे उनको भी शामिल किया गया था। ये आपको क्लियर हो गया होगा, और इस पर अभी आपको क्वेश्चंस भी करने को मिलेंगे। पहला जो ध्यान रखना है कि 5 नंबर में क्या है कि संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता का अधिकार। एक कॉपी अपने साथ रखा करिए, तो जो मेन पॉइंट है वो आप नोट कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 5, जो मैंने भाषा का प्रयोग किया है, ये सबसे इजीएस्ट भाषा है इस चीज को समझाने के लिए। इससे आसान नहीं हो सकता है। 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं एक लेक्चर को तैयार करने में। संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता का अधिकार, ये फर्स्ट पॉइंट होगा आपका कि जब संविधान, यानी कि आर्टिकल नंबर 5, जब संविधान प्रारंभ हुआ तो उस समय नागरिकता का अधिकार और किसको किसको मिला 26 जनवरी 1950। तो ये 3 लोग जो जन्मे, जिसके माता पिता जन्मे, या जो उस समय कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। अब आते हैं नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 6। ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों के लिए नागरिकता। जब विभाजन हो गया तो विभाजन के बाद वहां से बहुत लोग यहाँ आए। जो लोग वहां से यहाँ आए उनके लिए डेट रखी गई। आजादी के बाद की ये डेट थी 19 जुलाई 1948। इसको याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948 की ये डेट रखी गई, क्योंकि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे। अब आजादी के बाद ये लगभग 11 महीने बाद की डेट है। तो इतने समय में बहुत लोग की अदला बदली हो गई। उससे पहले से ही लोग आने जाने लगे थे जब उन्हें विभाजन के बारे में जानकारी होने लगी थी। लेकिन इस समय ये 11 महीने लगभग लगभग लोग विस्थापित हो गए थे। तो ये क्या था कि इससे पूर्व भारत जो आ गया, स्थायी रूप से यहाँ रहने लगा, तो बस गया, नागरिक हो गया। 19 जुलाई 1948 से पूर्व जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए, यहाँ कहीं भी कैसे भी रहने लगे। दिल्ली के अंदर आप जाते हैं, मुखर्जी नगर का जो क्षेत्र है वहीं पे किंग्सवे कैंप है। किंग्सवे कैंप वो स्थान है जहां लोगों को कैंप लगा करके पाकिस्तान से जो आए थे उनको रोका गया था, और ये सब सीधे दिल्ली पहुंचे हैं। ज्यादातर संख्या में दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में गए। दिल्ली का जो आप गांधी विहार का क्षेत्र देखते हैं, नेहरू विहार का क्षेत्र देखते हैं, इंदिरा विहार का क्षेत्र देखते हैं, यहाँ तक कि मुखर्जी नगर का भी बड़ा क्षेत्र, ये सब क्षेत्र उस समय वीरान था। और ये लोग आए और इनको उस क्षेत्र में बसाया गया, और बाद में ये फिर वहीं के निवासी हो गए, ना भारत के नागरिक मान लिए गए उस क्षेत्र के। इसके बाद क्या हुआ, 19 जुलाई 1948 ये जो डेट थी, इसके बाद जो लोग भारत आए, ये माना गया काफी सोच विचार करके आ रहे हैं, या जिनके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी, तो यहाँ पर रीसेटलमेंट की परमिट लेना आवश्यक हो गया। एक डेट इसके बाद अगर आओगे तो रीसेटलमेंट की परमिट सरकार से, भारत सरकार से लेना होगा, और अगर वो मिल रही है तो आप नागरिक। तो यानी कि जो ये आर्टिकल है, ये 6 नंबर आर्टिकल, ये आर्टिकल विभाजन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों से संबंधित है, और ये अभी भी उस समय की याद दिलाता है। यानी कि 19 जुलाई 1900, आज तो आपके लिए इतिहास हमारे लिए बन गया है,
लेकिन कितनी त्रासदीपूर्ण था विभाजन। साधन संसाधन सबके पास नहीं थे, लंबी दूरी तक लोगों को पैदल चलना पड़ा, खाने पीने की सुविधा नहीं थी, हिंसा चरम पर थी, सिखों का कत्ल हो रहा था, हिंदुओं का कत्ल हो रहा था। यहाँ से ट्रेनें लाश से पहुंच रही थी भारत में पाकिस्तान से, तो फिर यहाँ से भी लोगों ने, तो न जाने कितने लोग मारे गए, कितने लोग अपने स्वजनों को छोड़ने के लिए विवश हो गए। घर में कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बीमार है, साथ में पैदल चल नहीं सकता, भूख प्यास, पीने के लिए पानी नहीं, खाना नहीं। ऐसे ऐसे स्थिति में जब कोई विवश हो गया तो उसको रास्ते में छोड़ दिया गया। जो लोग चलने में सक्षम थे वो चल के चले आए, वहीं रह गया। तो विभाजन भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है। जिन परिवारों पे ये बीती वो बहुत कठिन दौर था। ये लोग अपना घर द्वार, पाकिस्तान में धन दौलत संपत्ति सब छोड़ करके आए। यहाँ तक कि विभाजन के बाद जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पाकिस्तान लगभग था, तो वहाँ लोगों के घरों पे हमले कर दिए गए। उनको घर से कुछ भी ले जाने के लिए, जो कुछ वो बांध के खाने पीने का ला पाए लाए, सब पाकिस्तान के अंदर उनके घरों पे कब्जे कर लिए गए। ये आपका आर्टिकल नंबर 6 है, पाकिस्तान से आए प्रवासियों के लिए नागरिकता। आर्टिकल नंबर 7 के अंदर जो बात रखी गई वो रखी गई है कि पाकिस्तान में प्रवास कर चुके लोगों से ये संबंधित है। जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, यहां से वहां चले गए थे, अच्छा नहीं लगा और फिर वापस आए। मतलब भारत से पाकिस्तान बहुत से ऐसे लोग थे कि यहां से वहां चले गए और वहां जाने के बाद में अच्छा नहीं लगा, या परिस्थिति जो भी बनी हो, वापस भारत आए, फिर से वापस आए। तो उनको नागरिकता तभी मिलेगी जब भारत सरकार उन्हें अधिसूचना द्वारा अनुमति दे। ये विस्थापन और पुनर्वास नीति से संबंधित है आर्टिकल। पाकिस्तान में प्रवास कर चुके लोगों से संबंधित, जो यहां से वहां चले गए, जो चले गए सो चले गए, उनके लिए तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। जो चले गए तो वो तो पाकिस्तान के निवासी हो गए। हमें तो वो सोचना है जो यहां से वहां चले गए, इसके बाद फिर वापस आए। तो जाना ही एक तरीके से देखा जाए तो गुनाह था, लेकिन फिर भी सरकार ने मौका दिया उनको भी अधिसूचना के द्वारा अनुमति प्रदान करके। तो ये आर्टिकल भी याद रखिएगा, 7 नंबर, जो पाकिस्तान में प्रवास कर चुके लोगों से ये संबंधित है, जो वहां चले गए थे और फिर वापस आए थे। आर्टिकल नंबर 8 ये कहता है कि विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग और उनके संबंध में नागरिकता का प्रावधान। जो विदेशों में रह रहे हैं, भारतीय मूल के वो व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी देश में रहते हैं और जिन्होंने भारत के राजनयिक प्रतिनिधि के पास नागरिकता हेतु आवेदन किया है, वो भारत के नागरिक हो सकते हैं। जब भारत बना, भारत के अंदर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, तो हमारे एक नए नए राष्ट्र का निर्माण हुआ, नया संविधान बना। तो संविधान निर्माताओं ने यह ऑप्शन भी दे दिया कि भारतीय मूल के वो व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी देश में रहते हैं, कोई अमेरिका में रह रहा है, कनाडा में रह रहा है, ब्रिटेन में रह रहा है, और भारत के जो राजनयिक प्रतिनिधि वहां हैं, उनके पास अगर वो नागरिकता के लिए आवेदन करता है कि हमको भारत की नागरिकता चाहिए, तो वो भारत के नागरिक हो सकते हैं। इसमें ओवरसीज सिटीजन्स और एनआरआई भी आ सकते हैं। अब ये होते क्या है, तो इसको भी आज ही क्लियर कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में किसी तरीके का इन शब्दों से डर ना लगे। देखिए, जो एनआरआई है, ये एनआरआई का कॉन्सेप्ट क्या है? इनको कहा जाता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, अनिवासी भारतीय।
अनिवासी भारतीय का मतलब वो व्यक्ति जो भारतीय नागरिक तो है, लेकिन भारत से बाहर किसी अन्य देश में 182 या उससे अधिक समय तक निवास कर रहा है, आप उसको सीधा एनआरआई बोल देते। हो सकता है आपके अड़ोस पड़ोस का कोई व्यक्ति हो और जा करके वो दुबई में, सऊदी अरब में कमाने के लिए जाता है, सालों साल वहां रहता है, 182 दिन से ज्यादा रहता है, एनआरआई कहलाएगा। जो ये परिभाषा है ये संविधान में नहीं दी गई है, ये परिभाषा भारतीय आयकर अधिनियम 1961 और जो फेमा अधिनियम है उस 1999 उसमें दी गई है। इनकी मुख्य विशेषता क्या है? एनआरआई भारतीय नागरिक होता है। ये विदेश में पढ़ाई करने के लिए, बहुत लोग रूस चले जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं। मान लीजिए कोई पढ़ाई करने के लिए गया, 4 साल का कोर्स कर रहा है, वहां पे 3 साल का कोर्स कर रहा है, तो उतने समय वो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है। रोजगार के लिए गया है, व्यापार के लिए गया है या अन्य कारणों से लंबे समय तक निवास करता है, उसे भारतीय पासपोर्ट प्राप्त होता है। भारतीय पासपोर्ट से वो वहां गया है, उसको मतदान, सरकारी नौकरी, संपत्ति खरीदने, इस सब का अधिकार रहता है। भारत के अंदर वो मतदान कर सकता है, सरकारी नौकरी कर सकता है, संपत्ति खरीद सकता है। कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं कभी कभी, तो वो माइनर सी। लेकिन इन जनरल आप समझेंगे कि एनआरआई जो है वो सामान्य लोग, कोई गया 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते घूम के चला आया विदेश, उसे एनआरआई नहीं माना जाएगा। लेकिन जो 182 या उससे ज्यादा दिन तक निवास कर रहा है वो नॉन रेसिडेंट इंडियन है। और क्या क्या यहाँ पर शर्तें बताई गई हैं उसको आपको ध्यान रखना है कि एनआरआई भारतीय नागरिक होता है, विदेश में पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए या अन्य कारणों से लंबे समय तक निवास करता है, उसे भारतीय पासपोर्ट प्राप्त होता है, मतदान, सरकारी नौकरी, ये सब कुछ ये यहाँ पे। अब जरा देखिएगा, जो ओवरसीज प्रवासी भारतीय हैं, ये एक व्यापक अवधारणा है। इसमें 3 प्रमुख श्रेणियां शामिल होती हैं। कौन कौन सी श्रेणी शामिल है? ओवरसीज में एनआरआई भी आते हैं, पीआईओ भी आते हैं और ओसीआई आते हैं, तीनों आते हैं। ये एक व्यापक डेफिनेशन है। अब इसको समझिएगा कि भारत के नागरिक जो विदेश में रह रहे हैं उनको एनआरआई कहेंगे। जो पीआईओ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के लोग, उनके लिए भारत के पूर्व नागरिक या जिनके पूर्वज भारत में जन्मे थे। अब ये जो है इसमें ओसीआई में ही समाहित हो चुकी है, पीआईओ का अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया। 2015 में इनको मर्ज कर दिया गया। किसमें? ओसीआई में। ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि विदेशी नागरिक जिनके पूर्वज भारतीय थे और जो भारत से संबंध बनाए रखना चाहते हैं। जैसे अभी कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो ओसीआई के रूप में विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति, नाम आपको सब पता होगा, फेसबुक, गूगल, गूगल के सीईओ, ये सारे व्यक्ति जो है भारत के पूर्व जो है मतलब विदेशी नागरिक हैं, इनके पूर्वज भारतीय थे जो भारत से अच्छा संबंध बना करके रखना चाहते हैं। इनको कहा जाता है ओवरसीज सिटीजन्स। तो इस तीनों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। भारतीय विदेश मंत्रालय और नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार ओवरसीज इंडियंस वो व्यक्ति हैं जो भले ही भारत के नागरिक ना हो, परंतु उनका पारिवारिक, सांस्कृतिक या वंशानुक्रम संबंध भारत से हो, उन्हें क्या कहा दिया जाता है? ओसीआई। अब जरा इसका औचित्य क्या है, सरकार इनसे क्यों जुड़े रहना चाहती है? तो इसके जुड़े रहने के पीछे का मुख्य उद्देश्य ये है कि इससे
हमें कहीं न कहीं बल मिलता है, एक भावनात्मक अटैचमेंट होता है और ये जिस पदों पे हैं या जिस साख पे हैं, उससे हमारे लोगों को प्रेरित होने का भी बल मिलता है। तीनों के बीच में अगर डिफ़रेंस समझा जाए, एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ, ये अब इसी में विलीन हो गया है। तो जो एनआरआई हैं, ये नागरिकता इनकी भारतीय है, लेकिन इनकी दोनों की नागरिकता विदेशी है। एनआरआई जो होते हैं, इनके पास पासपोर्ट भारत का होगा, लेकिन ओसीआई और पीआईओ इनके पास विदेशी पासपोर्ट होगा। जिस देश के ये नागरिक हैं, उस देश का पासपोर्ट होगा। इनके पास अधिकार क्या है? एनआरआई भारत में मतदान कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और जो ओसीआई हैं, तो अब इनका इसी में विलय हो गया है, तो ये वीजा मुक्त यात्रा भारत में कर सकते हैं। ये सुविधा इनको दी गई है कि वीजा की जरूरत नहीं है, आप वीजा मुक्त यात्रा करिए। संपत्ति में और पढ़ाई की ये सुविधाएं दी गई हैं। जो एनआरआई हैं, ये अस्थायी रूप से बाहर में रह रहे हैं और जो ओसीआई हैं, ये स्थायी रूप से रह रहे हैं और भारत में इनके अधिकार सीमित हैं। और अब पीआईओ का, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का, ओसीआई के अंदर समायोजन कर दिया गया है। तो अब एनआरआई और ओसीआई सिर्फ दो ही बचे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, इसको नाहक में इतना क्रिटिकल बनाया गया था और ये वर्तमान सरकार की तारीफ करनी होगी, इसको इन्होंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। या तो भारतीय बाहर रह रहा है और या तो भारतीय मूल का व्यक्ति बाहर विदेश में रह रहा है, दोनों में अंतर है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब आइए देखिए नाइन्थ नंबर, आर्टिकल नंबर नाइन्थ, विदेशी नागरिकता स्वीकार करने पर नागरिकता समाप्त। जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, वो भारतीय नागरिक नहीं रह सकता, उसकी तुरंत भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत में डुअल सिटीजनशिप की अनुमति नहीं कि आप दो दो देश की नागरिकता लेकर के घूमिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं और स्वेच्छा से जाकर के कनाडा की नागरिकता ले लीजिए, आपकी नागरिकता भारत की समाप्त हो जाएगी। ब्रिटेन की नागरिकता ले लीजिए, रसिया की ले लीजिए, तो भारत में ऐसी डुअल स्थिति नहीं हो सकती। भारत में एक फिल्म एक्टर है अक्षय कुमार, उनके पास कनाडा की नागरिकता है। अभी लेटेस्ट उसमें कुछ चेंज हुआ है। जब तक उनके पास कनाडा की नागरिकता रही, तब तक वो भारतीय नागरिकता में नहीं थे। लेकिन सामान्य रूप से आप देखेंगे तो कुछ ऐसा प्रतीत नहीं होगा। नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, ये आर्टिकल नंबर 10 है। ये कहता है कि जो नागरिकता का अधिकार है, उसकी निरंतरता बनी रहेगी। यानी कि नागरिकता की सुरक्षा और निरंतरता सुनिश्चित करता है ये आर्टिकल। जैसे हम और आप नागरिक हैं, तो ये नहीं कि कोई उसको जब मर्जी छीन लेगा। जो लोग संविधान के अनुसार नागरिक हैं, उन्हें तब तक ये अधिकार प्राप्त रहेगा जब तक कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत इसको समाप्त ना किया जाए। और संसद अगर ऐसा करती भी है, तो उसको न्यायिक पुनरावलोकन से उस कानून को गुजरना पड़ेगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? जुडिशियल रिव्यू करेगा कि क्या सच में जो बात कानून के रूप में लाई जा रही है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करती। यानी संभव नहीं है। जो लोग संविधान के अनुसार नागरिक हैं, तो वो नागरिक रहेंगे। यानी कि नागरिकों के अधिकारों की निरंतरता की बात करता है आर्टिकल नंबर 10। ये भी समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है। आर्टिकल नंबर 11 और अंतिम आर्टिकल है ये संसद की विधायी शक्ति की बात करता है। सारी शक्ति देता है, नागरिकता संबंधी सारी शक्ति जो है संसद को ये आर्टिकल नंबर 11 देता है। आर्टिकल नंबर 11 संसद को अधिकार देता है कि वो नागरिकता से संबंधित मामलों पे कानून बना सकती है।
संसद के पास ये पावर होगी कि वो नागरिकता को कैसे कोई प्राप्त करे, किसी की नागरिकता क्या करने पे समाप्त की जा सकती है। ऐसा भी तो होगा ना कि कुछ भी करे तो नागरिकता बनी रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। नागरिकता कुछ कंडीशंस में कुछ ऐसी हरकतों पे समाप्त भी की जा सकती है। और त्याग, कोई नागरिकता का त्याग करना चाहे तो वो त्याग भी कर सकता है, उसकी भी व्यवस्था। तो इसी अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल नंबर 11 के तहत संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था, और जिसमें इस तरीके के प्रावधान किए गए कि नागरिकता की प्राप्ति के लिए, समाप्ति के लिए, त्याग के लिए क्या क्या प्रावधान रखे जाएं, कैसे इस व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित कर दिया जाए। ये थे 5 से लेकर के 11 तक के आर्टिकल्स। नागरिकता को प्राप्त करने के भारत में 5 तरीके हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो संसद के द्वारा कानून बनाया गया, 11 नंबर में जो शक्ति मिली थी, उसका प्रयोग संविधान संसद ने 1955 में करके एक अधिनियम बनाया, नागरिकता अधिनियम 1955। और उसमें उसने कहा कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके, और ये पांचों तरीके आज आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना है, याद रखना है, इधर उधर भटकना नहीं है, एकदम स्पष्ट क्लियर यहाँ लिख दिया गया है ना। क्लियर आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा। 5 तरीके क्या है? जन्म द्वारा, वंशानुक्रम द्वारा, पंजीकरण द्वारा, और नैसर्गिक तरीके से, और क्षेत्र के समावेशन द्वारा। जैसे कोई क्षेत्र, पांचवा देखिए, कोई क्षेत्र भारत में आके शामिल हो जाए, जैसे सिक्किम का विलय हुआ या पौंडीचेरी को मिलाया गया, जैसे कोई क्षेत्र का भारत में विलय होगा, तत्काल वहां के सारे लोग भारत के नागरिक हो जाएंगे ऑटोमेटिक, कुछ करना ही नहीं है। नैसर्गिक तरीके से, नेचुरलाइजेशन तरीके से कैसे होगा? दीर्घकालिक निवास के बाद 12 साल रहिए, नागरिकता मिल जाएगी। कम से कम 12 साल रहे, नागरिकता मिल जाएगी। पंजीकरण के द्वारा, बाई रजिस्ट्रेशन, विदेशी नागरिकों के लिए आवेदन की प्रक्रिया है। आप आवेदन करिए, विचार किया जाएगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अगर वंशानुक्रम देखा जाएगा कि राशन कार्ड वगैरह बना है कि नहीं, माता पिता अगर भारतीय नागरिक हैं, परिवार रजिस्टर के अंदर नाम दर्ज है माता पिता का, वो भारतीय नागरिक हैं, तो उनकी संतान को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। जैसे कोई माता पेरेंट्स हैं, वो बाहर चले गए, उनका बच्चा है, अब वो विदेश में ही जन्म लिया, वहीं पर पला बढ़ा, अब वो भारतीय नागरिक बनना चाहता है, तो उसके मम्मी पापा अगर भारतीय नागरिक रहे हैं, तो वंशानुक्रम के द्वारा वो भारतीय नागरिक बन सकता है। जन्म के द्वारा, यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, अगर भारत में जन्म हुआ है, तो भी ये एक आसान तरीका है, वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो ये 5 हैं, और इसमें इस पांचों को आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान है। जन्म के द्वारा, वंशानुक्रम के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा, प्राकृतिककरण के द्वारा, नैसर्गिकरण के द्वारा, क्षेत्र के समावेशन के द्वारा। ये पांचों तरीके याद रखने हैं, इसे भूलना नहीं है, और ना इसको फिर से तलाशना है कि कहाँ गया, उसको एक बार रिवाइज कर लें। जन्म पहला हो गया, वंशानुक्रम, पंजीकरण, और फिर प्राकृतिक तरीके से क्षेत्र के समावेशन के द्वारा। नागरिकता की समाप्ति के क्या क्या तरीके हैं? तो एक तो त्याग, स्वेच्छा से त्याग कर दीजिए, नागरिकता का स्वेच्छा से कोई त्याग कर दे। हाँ, भारत में कोई बिना नागरिक बने भी रह सकता है, कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से नागरिक ना हो, बिना नागरिक बने रह सकता है, मुझे नागरिकता नहीं चाहिए, और बिना नागरिकता के वो भारत में रह सकता है। दूसरा होता है टर्मिनेशन, कोई विदेशी नागरिकता ले ले तो यहाँ पे उसका टर्मिनेशन हो जाएगा,
और उसकी जो विदेशी नागरिकता लेते ही भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। राज्य द्वारा विलोपन, सरकार नागरिकता का विलोपन कर सकती है। भारत सरकार नागरिकता छीन ले, कोई दुर्व्यवहार, ऐसी कोई देश के साथ धोखाधड़ी, देश के साथ दुर्व्यवहार। अब ऐसा नहीं कि पड़ोसी के साथ दुर्व्यवहार करने पे नागरिकता नहीं जाती है। किसी के साथ धोखाधड़ी आप छोटी मोटी कर रहे हैं, मतलब कोई कर रहा है, तो नागरिकता नहीं जाती है। नागरिकता भारत सरकार, यानी ये बड़े लेवल पे देश के साथ कोई धोखाधड़ी हो, कि पाकिस्तान के साथ मिलके कुछ साजिश हो रहा हो, देश के संवैधानिक जो मान मर्यादा है उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार नागरिकता छीन लेती है। बहुत कम एग्जाम्पल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, लेकिन होते हैं, बातें आती हैं और उसकी चर्चा भी होती है। भारत में अब देखिए कुछ विशेष चीजें जान लीजिए। भारत में एक एकहरी नागरिकता है, डुअल नहीं है। भारत में मतदान करना है तो केवल नागरिक कर सकते हैं। अगर सामान्य व्यक्ति कोई बन गया, नागरिकता का त्याग कर दिया, मतदान नहीं कर पाएगा, पहला राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। नागरिकता का विषय संविधान की केंद्रीय सूची का विषय है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, जो नागरिकता है ये किस सूची का विषय वस्तु है, तो ये संघ सूची है, संघ सूची का हिस्सा है। और ओसीआई और पीआईओ, ये तो अब समाप्त हो गया है। पीआईओ जो कार्डधारी विदेशी मूल के लोग हैं उनको सीमित अधिकार प्राप्त है, आ सकते हैं, वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। कुछ मामले में इनको भारत से जोड़ करके सरकारें रखना चाहती हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया जाता है, जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए, उनकी कनेक्टिविटी से देश को बेनिफिट होगा। कई तरीके का बेनिफिट होता है, तो इसलिए वो अपने लोग हैं और उनका सम्मान करने के लिए हर तरीके से भारत सरकार प्रयास करती है कि एक दायरे में रह करके वो चीजें उनके साथ की जाए। कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान ने नागरिकता के विषय को ऐतिहासिक परिस्थितियों और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के सिद्धांत और प्रारंभिक प्रावधान को परिभाषित इसके अंदर किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 इसकी वो विस्तृत प्रक्रिया और व्याख्या है जो व्यवहारिक ढांचे को निर्धारित करती है कि किस तरीके से नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे उसको बनाए रखा जा सकता है और कैसे उसे समाप्त किया जा सकता है। अब एक बार हम आपको पांचों आर्टिकल्स रिवाइज, 5 से लेके 11 तक के आर्टिकल्स को दोबारा रिवाइज करा देते हैं और उसके बाद आपको हम ले चल रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा और यहीं पे इसको याद कर लीजिए। संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता का अधिकार किसको किसको होगा? जो भारत में जन्मा हो, जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या जो उस समय कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। तो ये संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता का अधिकार सुनिश्चित करता है। आर्टिकल नंबर 6 है, पाकिस्तान से आए जो प्रवासी थे उनके लिए नागरिकता। जो 19 जुलाई 1948 से पूर्व आ गए, अस्थायी रूप से बस गए, नागरिक बन गए, और जो लेट किए तो उनको एक परमिट लेनी पड़ी रीसेटलमेंट की 19 जुलाई 1948 के बाद जो आए। ये 6 नंबर। 7 नंबर के अंदर जो बात की गई है कि पाकिस्तान में प्रवास कर चुके लोगों से संबंधित नागरिकता का प्रावधान, यानी जो चले गए थे और वापस चले आए। आज कितने खुश होंगे ये लोग कि कितनी बड़ी जो है भूल हमने सुधार ली थी। तो पाकिस्तान गए थे, वापस आ गए, तो इनको सरकार की अधिसूचना के द्वारा, आर्टिकल नंबर ये 7 है। 8 नंबर आर्टिकल में जो बात की गई है वो विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के जो लोग हैं
उनसे संबंधित जो उस समय देश बना, नया-नया बना, आज भी कोई अगर चाहता है कि नहीं हमें भारतीय नागरिकता चाहिए तो आर्टिकल 8 के तहत बन सकता है। भारत से बाहर किसी देश में रहता हो, भारत के राजनयिक प्रतिनिधि के पास जाए, वहां पे नागरिकता के लिए आवेदन करे तो भारत का नागरिक हो सकता है। 9th नंबर आर्टिकल जो है उसमें बात की गई है विदेशी नागरिकता स्वीकार करने पर नागरिकता की समाप्ति। यह है 9th नंबर। अगर कोई विदेशी नागरिकता को स्वीकार करेगा तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। और 10 नंबर कहता है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। जो नागरिकता का अधिकार है ये कंटिन्यूअस बना रहेगा जब तक कि संसद जो है इसके लिए कोई कानून बना करके समाप्त ना करे। जो नागरिक है वो नागरिक बना रहेगा। और संसद को विधायी शक्ति दी गई है नागरिकता से संबंधित मामलों पे कानून बनाने के लिए। ये है आर्टिकल नंबर 11। तो अब आपने नागरिकता से संबंधित सारे आर्टिकल्स को और जो इसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं, वो चाहे एनआरआई हो, चाहे ओसीआई हो या पीआईओ का कॉन्सेप्ट रहा, ये सब आपने जान लिया है। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कॉपी ले लीजिए, क्वेश्चंस को देखते चलिए और इसका आंसर आपको उसमें लिखते चलना है। कई लोग अभी भी भेज नहीं रहे हैं आंसर। आप क्लास खत्म होने के बाद उसको नंबर पे अपनी स्क्रीन को भेजिए ताकि थोड़ा सा ये सब चीज़ों से आपके अंदर अलर्टनेस बढ़ती है। प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए और आंसर लिखना है, बस इतना काम करना। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? ए, बी, सी और डी। जो आपका सही आंसर है उसको लिख लीजिए। ये यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है? भाग 2। भाग 1 के अंदर संघ राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2012 का प्रश्न है यूपी पीसीएस का कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन होगा? ये किस अनुच्छेद में है? 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन होगा? इसकी चर्चा आर्टिकल 4 में है, 5 में है, 6 में है या 7 में? इतना समय पर्याप्त है, आपने लिख लिया होगा आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 5। अनुच्छेद लागू होने की तिथि पर नागरिकता के मानदंडों से तय होता है, जन्म, वंश, निवास, इसके आधार पर। बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि संविधान के अनुसार भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति है या नहीं है? है केवल विशेष मामलों में, नहीं संसद तय करती है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऐसा नहीं है। भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। आर्टिकल नंबर 9 इसके बारे में कहता है अब अगर किसी ने दूसरे देश की नागरिकता ली तो भारतीय नागरिकता नहीं रहेगी। यूपीएससी 2015 में प्रश्न बनाया था कि संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है? संसद को नागरिकता पे कानून बनाने की जो शक्ति है वो किस आर्टिकल से मिलती है? 10, 11, 7, 6। अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आपने आंसर कर लिया। जिसने मान लीजिए किसी को रिवाइज किए 2 महीना बीत गया, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। अगर रिवीजन किए 2 महीना बीत चुका है और यही क्वेश्चन उसके सामने रखा जाए, हम आप ही के सामने 2 महीने बाद रखें और आप रिवाइज ना किए हों, तो इससे कठिन क्वेश्चन कुछ नहीं होगा। जो आए वो आसान, जो ना आए वो कठिन, और कुछ इसका पेरीमीटर नहीं है। और कोई तो आपके ध्यान में है तो आंसर तक आप पहुंच जाएंगे, वरना यहाँ पे कोई ताकत नहीं लगती है कि धक्का लगा करके कुछ और कर लिया जाए।
जानकारी है तो आप आंसर तक इजीली पहुंच जाएंगे। आंसर है क्या? आर्टिकल नंबर 11। अभी आपने देखा था कि आर्टिकल 11 संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। नागरिकता अधिनियम 1955। मैंने कल आपसे कहा था कि अगर किसी को कोई भी जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जब आप बुक रीडिंग कर रहे हैं या क्लास में ही कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, तो आप उसे नोट कर लीजिए। नोट करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया, ये शब्दावली, ये टॉपिक, या इस तरीके की बुक रीडिंग करते समय यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। और अच्छी बात ये है कि किसी को कोई डाउट नहीं आया है, आगे भी ना आए, लेकिन अगर आता है तो उसका स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपीपीसीएस 2019। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? एमपीपीसीएस 2019 में पूछा गया है। 50, 51, 55, 62। आपके लिए सबसे आसान हो सकता है, आपने आंसर लगा दिया होगा। 1955 सिटीजनशिप एक्ट आर्टिकल 11 के तहत पारित हुआ। इसमें नागरिकता की प्राप्ति समाप्ति के 5 जो है वो विधिक तरीके बताए गए हैं। यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा है अनुच्छेद 6 का संबंध किससे है? एकदम सीधा सीधा पूछ लिया 6 का। वैसे इसकी स्टाइल है पूछने की। विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोग, पाकिस्तान से आए प्रवासी, विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से, या फिर पुनर्निर्वासित लोगों से। पुनर्निर्वासित का मतलब है कि जो चले गए फिर चले आए, उन्हीं को पुनर्निर्वासित। एक बार यहाँ से प्रवास कर गए और इसके बाद फिर चले आए, तो आप 6 नंबर में कौन सा विषय वस्तु है उस तक पहुंच गए होंगे और आपने आंसर लगा लिया होगा। तो 6 में किसकी चर्चा की गई है? पाकिस्तान से आए जो प्रवासी थे उनके बारे में बात की गई। पाकिस्तान से आए प्रवासियों के बारे में। 6 उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो क्या किए हैं? भारत पाक विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए थे। यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है नागरिकता प्राप्त करने के कितने वैधानिक तरीके हैं? 3, 5, 7, 4। और अभी मैंने आपको अच्छे से बताया। यहाँ तक कि अगर आपसे वो तरीके पूछ लिए जाए तो भी आप बता सकते हैं। अपना आंसर लगा दीजिए। इसका आंसर है 5। 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के तहत भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। जन्म से, वंशानुक्रम से, रजिस्ट्रेशन से, नैसर्गिक तरीके से और क्षेत्र के समावेशन के द्वारा। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नैसर्गिकीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों में से एक क्या है? जो नैसर्गिक तरीके से नागरिकता दी जाएगी, कम से कम 5 वर्ष भारत में उपस्थिति। ये तो तब था जब 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे थे, तो उससे पहले 5 साल से जो लोग रह रहे थे उनको दे दी गई थी। कम से कम 12 वर्षों की भारत में उपस्थिति, भारत में जन्म या भारतीय माता पिता होना। तो नैसर्गिक तरीके से भारत में जन्म या फिर भारत में माता पिता का होना। सही ऑप्शन जो आपको लग रहा है वो टिक कर दीजिए। आंसर होगा इसका कम से कम 12 वर्षों की भारत में उपस्थिति। नेचुरलाइजेशन वो विधि है जिसके द्वारा कोई विदेशी नागरिक भारत में लंबे समय तक निवास करने के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6, ये ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किस धारा में ये बात की गई है 1955 के। तो धारा 6 के अनुसार किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता तभी दी जा सकती है यदि वो पिछले 12 वर्षों में से
कम से कम 11 वर्ष भारत में विधि पूर्वक निवास कर चुका हो और ये विधि उन विदेशी नागरिकों के लिए विशेष रूप से लागू होती है जो ना तो भारत में जन्मे हैं और ना ही भारतीय मूल से संबंधित हैं। ये प्रक्रिया भारत सरकार की अनुमति के अधीन भी है। अब इसमें जैसे 12 वर्षों में कम से कम 11 वर्ष, तो कम से कम 12 वर्ष भारत में उपस्थिति होनी चाहिए। अब उसमें कुछ समय के लिए, थोड़े मोड़े समय के लिए, जैसे हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने भर के लिए वो कहीं जा आ रहा, वो चीजों को छूट दी जाती है। इसीलिए यहाँ पे कम से कम 11 लेकिन 12 वर्ष में वो होना चाहिए। ऑप्शन है 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 2016 का प्रश्न है, कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पे भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये नेचर है यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पूछने की स्टाइल है, इससे रूबरू हो जाइए, इससे बच नहीं सकते। तो कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है? 7 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर? 11 नंबर तो आपको ध्यान ही है, 5 6 7 आप देख ही रहे हैं। विदेश की नागरिकता लेने पे भारत की नागरिकता, या तो बी होगा या सी होगा, दोनों में से कोई एक लगा दीजिए। और एग्जैक्ट पता है तो आप एग्जैक्ट जाइए। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आर्टिकल नंबर 9। ये कहता है कि कोई अगर अपनी इच्छा से विदेश की नागरिकता ग्रहण करता है तो नागरिक नहीं रह जाएगा। यह अनुच्छेद इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत में दोहरी नागरिकता की कोई अनुमति नहीं है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय नागरिक की प्रतिष्ठा, प्राथमिक निष्ठा, वो जो है वो भारत के प्रति बनी रही। जैसे ही कोई व्यक्ति अन्य देश का नागरिक बनता है, भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, उसे भारत के नागरिक अधिकार नहीं मिलते। ये नियम जो है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये यूपीएससी 2013 का प्रश्न है कि भारतीय मूल के वो व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं किन शर्तों पे भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? भारतीय मूल के वो व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं वो किन शर्तों पे भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं? पहला, यदि वो भारत में जन्मे हों, यदि उनके पूर्वज भारत में जन्मे हों और वो भारतीय दूतावास में आवेदन करें, कम से कम 10 साल यहाँ रहें, राज्यपाल की अनुमति होने पर। तो यूपीएससी ने ये प्रश्न जो बनाया, देखिए कई चीजों को तो उसने एकदम स्पष्ट कर दिया। 10 साल का कहीं कोई जिक्र ही नहीं। यदि वो भारत में, अब भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो विदेश में रहते हैं, तो भारत में जन्म लेगा संभव ही नहीं। आंसर क्या हो गया आपका? इस तरीके से भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आंसर हो गया बी, यदि उनके पूर्वज भारत में जन्मे हों और उन्होंने भारतीय दूतावास में आवेदन किया हो। संविधान का आर्टिकल नंबर 8 ये व्यवस्था देता है कि वो व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं परंतु भारत के बाहर किसी देश में निवास करते हैं, उन्हें नागरिकता दी जा सकती है यदि वो संबंधित देश में स्थित भारतीय दूतावास में जाएं, जो वहां पे एम्बेसी है, वहां जाकर के आवेदन करें। ये प्रावधान उन भारतीय मूल के लोगों के लिए है जो ब्रिटिश शासन के दौरान विदेशों में बस गए थे, जैसे फिजी, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया आदि में बस गए थे। अब उस समय तो ये सब दक्षिण अफ्रीका वगैरह सब अंग्रेजों का ही क्षेत्र था, भारत भी अंग्रेजों का क्षेत्र था, तो एक तरीके से सब ब्रिटिश क्राउन के अंदर थे। तो आज़ादी के बाद भारत एक अलग देश हो गया, दक्षिण अफ्रीका अलग देश हो गया, फिजी अलग हो गया। तो ऐसे में फिर उसके पहले तो सब हम लोग भी ब्रिटिशर्स थे आज़ादी से पहले, लेकिन भारतीय हम बन गए आज़ादी के बाद। और ये लोग दक्षिण दक्षिण अफ्रीका के हो गए, मलेशिया के हो गए। तो इन लोगों को अगर प्रवासी हैं जो डायस्पोरा,
को भारत से जोड़े रखने की कोशिश की गई है। आर्टिकल नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि जो भारतीय मूल के हैं और भारत के बाहर किसी देश में निवास करते हैं, भारतीय मूल का होना चाहिए, उनको नागरिकता दी जा सकती है। बीपीएससी 2021 का क्वेश्चन देखिए, इसको एंजॉय कीजिए पूरा अलर्ट हो करके, उत्साह में किसी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है और देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कब सारी चीजें समाहित होती चली जाएंगी। यहाँ पर बात की जा रही है इस प्रश्न में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? लिखिए फटाफट आंसर। सबसे पहले आंसर लिख लिया होगा आपने। तो 9 नंबर में क्या है अभी आपको समझ में आ रहा है, 11 नंबर में क्या है ये भी समझ में आ रहा है, 8 नंबर में क्या है ये भी समझ में आ रहा है। तो आपका आंसर भी आपको मिल गया होगा। आर्टिकल नंबर 10 जो ये कहता है, ये सुनिश्चित करता है कि जो लोग संविधान के अनुसार भारत के नागरिक हैं वो तब तक भारतीय नागरिक बने रहेंगे जब तक कि संसद द्वारा किसी कानून के अंतर्गत उनकी नागरिकता समाप्त न कर दी जाए। कहने का मतलब यह है कि संविधान लागू होने के बाद नागरिकता संबंधी अधिकार स्वतः समाप्त नहीं हो जाते, बल्कि संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक लागू रहते हैं। ये मतलब आर्टिकल है जो नागरिकों नागरिकता की स्थिरता और सुरक्षा की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2011 का, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि भारत में नागरिकता का विषय, ये यूपीएससी का एक फिक्स क्वेश्चन जो वो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों से पूछता है। कभी आपसे पूछ लेगा शिक्षा किसका विषय है, या नागरिकता पूछ लिया, ये उसका अपना स्टाइल है क्वेश्चन पूछने का। तो इसमें आंसर आपका क्या होगा, ये किसकी संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची? 4 सूची, अब 3 सूचियां हैं, एक अवशिष्ट सूची है जो केंद्र के पास है। ठीक, आंसर हो गया इसका संघ सूची। भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची के अनुसार नागरिकता संघ सूची यूनियन लिस्ट में आता है। इसका मतलब है कि संसद ही इस पे कानून बनाएगी नागरिकता के विषय पे, उसी के पास इसका अधिकार है, ना कि राज्य विधानसभाओं को। संघ सूची की जो प्रविष्टि 17 के अंतर्गत नागरिकता को रखा गया है, जो नेशनलाइजेशन और विदेशियों के निर्वासन शामिल है, ये केंद्रीय करण नागरिकता जैसे राष्ट्रीय विषय पर एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए इसको यूनियन लिस्ट में रखा गया है। यूनियन लिस्ट में रखने का मतलब पूरे देश के अंदर एक जैसी नागरिकता। जैसे बाहर में क्या है, अमेरिका के अंदर तो वहां दोहरी नागरिकता है, राज्य की नागरिकता अलग है और देश की नागरिकता अलग है। लेकिन भारत में एक रख करके इससे समता की जो मूल भावना थी उसको स्थापित करने का प्रयास किया गया और गजब तरीके से वो स्थापित भी हुई है। ये हमारी एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा कदम था जो संविधान निर्माताओं के द्वारा उठाया गया। आज भी इतनी इतनी व्यवस्था देने के बाद भी कुछ असामाजिक तत्वों को आप देखते होंगे जगह जगह, वो छोटे छोटे मुद्दों को इशू बना करके, जैसे भाषा को लेकर के भी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में देखा गया कि जो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो ये समता, नागरिकता जैसी समता, विधि के समक्ष समता, भाषा को लेकर के अभी आप देखेंगे कि 12वीं जो अनुसूचियां बनाई गई हैं उसमें 12 अनुसूचियां तैयार की गई हैं, उसमें ले जाकर के 12 अनुसूची के अंदर एक एक विषय को कैसे सेट किया गया है। तो ये सारी सारी चीजें संविधान निर्माताओं के दिमाग की उपज थी कि कैसे सारी चीजें फ्यूचर में कंट्रोल होंगी, और ये सब मुद्दे आज व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं। वरना सबको साथ लेकर के इतने राज्यों को, इतनी भाषाओं को, इतनी सोच को इम्पॉसिबल था। ये तो एक्सट्रीम स्थिति है जो महाराष्ट्र में आपने देखी, वो उनकी खिसियाहट है, वो हार रहे लोग हैं।
उनका मकसद अलग है कि इससे हो सकता है कि जो मराठी लोग बोलने वाले मराठा क्षेत्र के लोग हैं वो जग जाएं, उनको वोट कर दें ऐसा करने से। लेकिन ये वर्तमान समय ग्लोबलाइजेशन का है। वो लोग 16वीं 17वीं शताब्दी की सोच लेकर के जी रहे हैं। आज शिवाजी होते तो वो भी आधुनिक तरीके से सोचते। शिवाजी अपने समय में बड़े आधुनिक थे, तो आज वो मॉडर्न होते। भाषा को लेकर के इस तरीके का डिस्प्यूट पैदा करना कहीं भी समझदारी की विषय वस्तु नहीं। वो अपने आप का सिर्फ मजाक बना रहे हैं और कुछ भी नहीं। 2017 का प्रश्न देखिए, कौन सा यूपीएससी का प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद उन लोगों की नागरिकता को नियंत्रित करता है जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, ये यूपीएससी ने इस तरीके का यूपी पीसीएस स्टाइल में प्रश्न पूछा था 17 में। 5, 6, 7, 8 आंसर आपका हो गया होगा। आंसर है इसमें 7 नंबर। उन व्यक्तियों के बारे में है जो संविधान लागू होने के पूर्व या बाद में भारत से पाकिस्तान चले गए। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाकर के बस गया तो वहां की नागरिकता ले लिया, खत्म हो गया उसका सारा। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो दोबारा आए, तो जो दोबारा लौट करके आए उनको मिल सकती थी। ये प्रश्न 2017 में पूछा गया था। 2016 का यूपीएससी का प्रश्न देखिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई की अवधारणा किस वर्ष लागू हुई? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसकी अवधारणा को 1999, 2003, 2005, 2010, ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न था। इसका आंसर है 2005। 2005 में ओसीआई प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम का डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में लागू किया गया।